नमस्कार दोस्तों। जिस देश में सूरज की रोशनी बिल्कुल फ्री में मिलती हो और बहुत ज़्यादा मिलती हो, वहाँ पर भी लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस और विटामिन D3 की कमी, कैल्शियम की कमी हो रही है। या जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ अपने देश की, भारतवर्ष में। तो भारतवर्ष में सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा विटामिन D3 की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या होता है? दूसरा जो है, अगर कंपेयर करेंगे पुरुषों की अपेक्षा, तो महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका क्या कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिसीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है तो उस व्यक्ति को कभी पता ही नहीं चलता कि उसकी हड्डियां धीरे धीरे करके कमज़ोर हो रही हैं। इसलिए जो है ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिसीज़ बोला जाता है और इसका लक्षण भी किसी तरह का नहीं आता है। तो जब किसी व्यक्ति को कहीं पर चोट लग जाती है, उसको किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे कूल्हे पे, हाथ में, कहीं पर भी, तो फिर वो जब डॉक्टर को दिखाने जाता है तो उस समय उसका जो है बोन मिनरल डेंसिटी यानी BMD टेस्ट किया जाता है। तब उसको टी स्कोर के बेस पे ये डिसाइड होता है कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है या नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसका कारण क्या क्या होता है। दूसरा जो है, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो डॉक्टर कैसे डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। और तीसरा, अगर किसी को ये पता चल गया है कि इस व्यक्ति या महिला को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो फिर उसके लिए फिर डाइट कौन कौन सी डिसाइड करता है डॉक्टर। डाइट के अलावा अगर व्यक्ति को जो है मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो फिर कौन कौन सी मेडिसिन जो है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट को। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी पुरुष या महिला जब 25 से 30 साल के बीच उसकी उम्र यानी एज होती है, तो उस समय उसका बोन मिनरल डेंसिटी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि उस समय पुरुष या महिला की हड्डियां जो है सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन जब 30 साल की एज कोई पुरुष या महिला क्रॉस करते हैं तो उसके बाद उनकी हड्डियां धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती हैं। तो आखिरकार 30 साल के बाद पुरुष या महिला की हड्डियां कमज़ोर क्यों होने लगती हैं? इसके पीछे एक रीज़न होता है कि जब भी कोई पुरुष या महिला पैदा होता है, तो जब भी उसकी हड्डियां बनना स्टार्ट होती हैं तो उस समय ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और 30 साल की जब एज पुरुष या महिला क्रॉस करते हैं तो उसके बाद ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है ये ज़्यादा होने लगती है। अब ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी क्या होती है या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या होती है, तो मैं पहले इसको समझा दे रहा हूँ। हमारे शरीर की जो हड्डी होती है यानी बोन होती है, उसमें 4 सेल्स पाई जाती हैं। उसमें पहले जो सेल होती है उसको जो है ऑस्टियोजेनिक सेल बोलते हैं, दूसरे को ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं, तीसरा जो है उसको ऑस्टियोसाइट सेल कहते हैं, और जो चौथा सेल होता है उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। अब इनमें में से जो शुरू के 3 है यानी ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट सेल, ये तीनों जो है बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बोन फॉर्मेशन ये लोग जो तीनों सेल्स हैं ये कैसे करते हैं, तो ये हार्मोन्स की मदद लेते हैं, कैल्शियम की लेते हैं, विटामिन के की लेते हैं, तो प्रोटीन की लेते हैं। तो इन सब की मदद से ये तीनों जो है ये बोन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो चौथी सेल है ऑस्टियोक्लास्ट, ये क्या करती है कि जो बोन है तो बोन से जो सारी चीज़ें होती है जैसे कैल्शियम, विटामिन के, प्रोटीन, तो ये सारी चीज़ें बोन से लेके इसको वापस ब्लड में डाल देती है, जिसको रीसॉर्प्शन बोलते हैं। तो बोन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको जो है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं, और जो बोन जो है कमज़ोर होने लगती है उसको ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। अब किसी भी कारण से अगर बोन जो है वो बनना कम हो जाए और वो जो है बोन में जो भी चीज़ें हैं वो निकल के ब्लड में वापस चली जाने लगे, यानी कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो कम होने लगे और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है जो वो बढ़ने लगे, तो इससे होगा क्या कि दोनों का बैलेंस ख़राब होगा।
जैसे ही बैलेंस ख़राब होना शुरू होता है, वैसे ही जो है जो हमारे शरीर की जो हड्डी है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहीं पर हमारे शुरू के सवाल का जवाब मिलेगा कि महिलाओं में जो है 30 साल की उम्र के बाद हड्डियां बहुत तेज़ी से कमज़ोर क्यों होती हैं। तो 30 साल के बाद होता क्या है कि महिलाओं में जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, यानी हड्डी बनने की प्रोसेस जो होती है वो कम होने लगती है, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 30 साल के बाद जो है महिलाओं में एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है कि वो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही महिला 30 साल की एज क्रॉस करती है, उसके बाद उसमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो घटना शुरू हो जाता है। और केवल एस्ट्रोजन का लेवल ही नहीं घटता, बल्कि इसके साथ साथ उनमें कुछ मिनरल्स, विटामिन्स की भी कमी हो जाती है, जो कि बोन के जो है बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो इन सारी वजहों से जो है महिलाओं में तेज़ी से जो है हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती। 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं में हड्डी कमज़ोर होने के और बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे 30 साल के बाद एस्ट्रोजन का लेवल तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि डाउन होना से शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेनोपॉज़ का जो टाइम आता है, यानी करीब 42 से लेके 50 साल के बीच में, तो इस समय जो पेरीमेनोपॉज़, पोस्ट मेनोपॉज़ ये वाला पीरियड होता है, उसमें जो है जैसे ही पीरियड स्टॉप होने वाला होता है और स्टॉप हो जाता है, उस समय एस्ट्रोजन का लेवल बहुत तेज़ी से नीचे चला जाता है। तो इस समय जो है उनकी हड्डियाँ बहुत तेज़ी से फिर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और और भी इसके और भी हड्डी कमज़ोर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। किसी भी बीमारी की वजह से अगर महिला का यूटेरस निकाल लिया जाए तो उससे एस्ट्रोजन के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। और बहुत सारी महिलाओं को जो है कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उसकी वजह से जो है उनके जो बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उस पे इफ़ेक्ट आता है। बहुत सारी महिलाओं को जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चलती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग चलती हैं, तो इसकी वजह से भी जो है जो बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस है जिसको ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं वो घटती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए जो है महिलाओं में हड्डियाँ जो है जल्दी कमज़ोर होती हैं 30 साल के बाद। पुरुषों में देखें तो पुरुषों में जो केवल एक हार्मोन है जो पुरुष को गवर्न करता है। तो जो मेजर हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो मेल में जब भी देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल एकाएक जो है नहीं घटता, क्योंकि मेल्स में पीरियड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे घटने की वजह से जो है उनका जो बोन है वो तेज़ी से जो है कमज़ोर नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे करके कमज़ोर होता है। लेकिन जब मेल 60 साल की उम्र क्रॉस करता है तो 60 साल के बाद फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल तेज़ी से नीचे आना शुरू होता है। फिर उनकी हड्डियाँ जो है आप देखेंगे कि फिर तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि महिलाओं में जल्दी जो है हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती हैं और पुरुषों में हड्डियाँ जो है वो बाद में क्यों कमज़ोर होती हैं। तो यही सारे कारण होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। अब चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में जो है एक एज के बाद यानी 30 साल के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हमारे देश में सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमारे यहाँ विटामिन D3 की कमी होती है। उसके अलावा जो है कैल्शियम की भी हमारे यहाँ कमी होती है। तो इसका कारण ये भी है कि हम लोग जो है हमारे देश में भले ही कितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी हो, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। या महिलाएं जो बाहर निकलती हैं वो बहुत सारे जो है क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं सन से बचने के लिए। तो जब जो सूरज की रोशनी है वो हमारे डायरेक्ट स्किन पे नहीं पड़ेगी, तो फिर हमारे जो स्किन है वो विटामिन D3 जो है उसको नहीं बना पाएगी। तो जो है अगर विटामिन D3 नहीं बनेगा तो हम कितना भी कैल्शियम खा लें वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो ये भी एक कारण होता है कि हमारे देश में लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 का बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आजकल देखेंगे विटामिन D3 जो है 60,000 यूनिट पर वीक 1 महीने के लिए दिया जाता है।
और उसके बाद फिर जो है कैल्शियम टैबलेट्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंसान के ऊपर, क्योंकि जब विटामिन D3 जो है हमारी बॉडी में रहेगा तो फिर कैल्शियम जो भी हम खाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अगर विटामिन D3 नहीं रहेगा तो आप कितना भी कैल्शियम ले लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो है ऑस्टियोपोरोटिक जो है कि नहीं है, यानी हमारी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई हैं या नहीं हो गई, या फिर कितना कमज़ोर हुई हैं। तो जनरली तो वैसे हम कोई टेस्ट कराने जाते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से हमें कुछ भी फ्रैक्चर हो जाए या कोई समस्या आ जाए, तो फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे जो है BMD मशीन होती है। तो जनरली जो BMD मशीन का इस्तेमाल डॉक्टर करता है उसको डेक्सा मशीन बोली जाती है, जो इस तरह से होती है। तो डेक्सा मशीन क्या होती है, वो जो है आपकी जो बॉडी है उसमें बोन की डेंसिटी चेक करती है। तो अगर बोन डेंसिटी जो है वो बोन में ज़्यादा होगी तो फिर हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। अब ये जो बोन की डेंसिटी ज़्यादा या कम देखी जाती है तो उसका एक पैरामीटर रखा गया है जिसको टी स्कोर बोलते हैं। तो टी स्कोर, अगर टी स्कोर की रीडिंग होती है तो रीडिंग के बेस पे जो है डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये इनकी बोन जो है वो नॉर्मल है या फिर इनकी बोन जो है वो ऑस्टियोपिनिया की स्टेज में है, या फिर जो है इनकी बोन ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज में है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी जो बोन है वो फ्रेजाइल हो चुकी है, उसको हल्का सा प्रेशर पड़ेगा तो वो टूट सकती है। तो टी स्कोर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो, अगर टी स्कोर किसी भी व्यक्ति का अगर -1 से +1 के बीच में आता है तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति का बोन है वो नॉर्मल है। अगर टी स्कोर किसी भी व्यक्ति का -1 से -2.5 तक आता है तो इसका मतलब ये है कि जो बोन है वो पेनिक पोजीशन में है, ऑस्टोपिनिया है उसको, यानी कि जो उसकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई हैं। और तीसरा, अगर टी स्कोर -2.5 से भी ज़्यादा आता है, यानी -2.6 -3, तो इसका ये मतलब होता है कि उस व्यक्ति की जो बोन है वो ऑस्टियोपोरोटिक स्टेज में है, और अगर उसको हल्का सा भी झटका लगेगा, प्रेशर लगेगा तो वो आसानी से टूट सकती है। तो जब एक बार डॉक्टर को पता चल जाता है कि बोन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो फिर उसके बाद फिर वो आपकी डाइट जो है उसको चेंज करता है, और डाइट के साथ साथ वो आपका जो नॉर्मल रूटीन है पर डे का उसको भी चेंज करने के लिए कहता है। और अगर इन दोनों से जो है हेल्प नहीं मिलती तो फिर डॉक्टर आपको मेडिकेशन बताता है। तो सबसे पहले हम डाइट देख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो उसको जो है क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये पता चल गया कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, यानी उसकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, तो सबसे पहले वो डाइट में क्या करेगा कि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल का जितना इस्तेमाल कर सके उसको करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन के जो है अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है, और विटामिन के जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में। इसके अलावा इसमें जो है फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ऑलमोस्ट सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, तो इसका जो है इस्तेमाल व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अलावा नट्स एंड सीड्स का जो है व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है। तो आप जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे मिल्क आ गया, आपका दही आ गया, मट्ठा आ गया, तो ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। और उसके अलावा जो और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे आपका टोफू हो गया, सोयाबीन हो गया, फोर्टिफाइड आलमंड का मिल्क आता है, सोया मिल्क आता है। तो ये बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनको आप रेगुलर अगर अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो आप में जो बोन के कमज़ोर होने की प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। अब ये चीज़ें तो मैंने बता दी कि क्या चीज़ें इंसान को खानी चाहिए अगर उसको ये पता चल गया है कि वो ऑस्टियोपोरोटिक है। अब क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहले जो हाई साल्ट फूड होते हैं उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जो हाई साल्ट फूड होते हैं वो बोन रिसॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब हाई साल्ट फूड्स में कौन कौन से आते हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है साल्ट का अमाउंट होता है।
तो अगर आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं तो ये आपकी हड्डी को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, आपके जो साल्टी चिप्स आते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो अगर कोई भी अगर ऑस्टियोपोरोटिक है तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दे या बंद कर दे। इसके अलावा अगर व्यक्ति को पता चल गया कि वो ऑस्टियोपोरोटिक है तो अल्कोहल को का जो कंजम्पशन है वो व्यक्ति कम कर दे या बंद कर दे। तीसरा जो है कैफ़ीन का इस्तेमाल करना वो बंद कर दे। नॉर्मली कॉफ़ी वॉफ़ी अगर बहुत ज़्यादा पीता है तो उसको जो है कम कर दे अगर बंद नहीं कर सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग एक बड़ा कारण होता है जो बोन को कमज़ोर करने के लिए। तो स्मोकिंग अगर करता है कोई व्यक्ति जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो स्मोकिंग को उसे कम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है करके जो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ आपको जो अपना लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, आपको फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा कि जो फिजिकल वर्क करते हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत होती हैं, और जो लोग फिजिकल वर्क ना के बराबर करते हैं उनकी हड्डियां फ्रेजाइल ज़्यादा होती हैं। तो फिजिकल वर्क बिल्कुल जिसको भी ऑस्टियोपोरोसिस है उसको फिजिकल वर्क करना चाहिए। फिजिकल वर्क का मतलब ये मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जिम करे या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के काम करे। जो भी नॉर्मल योगा है, वॉकिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो करके अपने जो बोन मिनरल डेंसिटी है उसको ठीक कर सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है उसको रिकवर कर सकता है। इसके अलावा जो है जो मेडिसिन है, तो मेडिसिन में कौन कौन सा सप्लीमेंट्स दिया जाता है। तो मेडिसिन में जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका विटामिन D3। जैसा मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में हमें कराना है अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो शरीर में विटामिन D3 का सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। तो अगर विटामिन D3 का सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो विटामिन D3 के सैचेट्स आते हैं आजकल, और लिक्विड फॉर्म में भी आता है जिसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 की होती है। तो 4 सैचेट लेने पड़ते हैं महीने में, यानी कि एक हफ्ते में 1 सैचेट। तो 4 सैचेट जब ले लेंगे विटामिन D3 का ये सफिशिएंट अमाउंट हो जाता है विटामिन D3 का आपकी बॉडी में। इसके अब इसमें ब्रांड्स जैसे अगर आप देखेंगे तो डी प्यूरा सनोफी कंपनी का है, इसकी 4 बॉटल सफिशिएंट होती है। इसके अलावा इसके साथ ही जो है कैल्शियम टैबलेट्स का भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब कैल्शियम टैबलेट्स में बहुत सारे आते हैं। जो फेमस ब्रांड है उसके कुछ मैं नाम बता देता हूँ, जैसे सेलकॉल है, जिमकॉल है, मैकेलविट टैबलेट है, सिरप है। तो ये सारे कैल्शियम के सप्लीमेंट होते हैं। तो जो कैल्शियम की अगर कमी है आपकी बॉडी में तो फिर ये कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। महिलाओं में अगर जैसे मेनोपॉज के पहले की ही स्टेज में, यानी कि 30 साल के बाद और 40 साल से पहले ही अगर उनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है तो जनरली उनका ब्लड सैंपल लेके जांच की जाती है, और अगर ब्लड सैंपल में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट जो है कम महिला के अंदर पाया जाता है तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो है वो मेडिसिन चलता है। तो प्रोजेस्टेरोन के जो टैबलेट चलते हैं उसमें कुछ मैं नाम बता देता हूँ, जैसे सस्टेन SR 200 mg आती है जो एक फेमस ब्रांड है प्रोजेस्टेरोन की अगर किसी में कमी हो जाए। उसके अलावा ऑप्टोगेस्ट करके जो है मेडिसिन आती है। तो दोनों में से कोई भी मेडिसिन का डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन के और बहुत सारे जो टैबलेट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, डॉक्टर किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल करता है। अगर एस्ट्रोजन की कमी है महिला के अंदर तो फिर जो है एस्ट्रोजन टैबलेट का डॉक्टर इस्तेमाल करता है। इसमें कुछ जो फेमस ब्रांड आते हैं उसके नाम है स्ट्राबेट 1 mg 2 mg। तो डॉक्टर स्टेज क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की उसके अकॉर्डिंग जो है फिर डोज डिसाइड करता है। तो अपने से आप सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ना करें। कैल्शियम आप कर लेते हैं, विटामिन D3 तो उससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन की कमी नहीं है फिर भी आप एस्ट्रोजन टैबलेट्स का या प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये जो है नुकसान करेगा। तो इसलिए जो है बिना डॉक्टर की सलाह के एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। महिला के अंदर सपोज करिए कि हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है या पुरुष के अंदर भी हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो विटामिन D3 सप्लीमेंट चलता है, कैल्शियम सप्लीमेंट चलते हैं, डाइट के लिए बोला जाता है, फिजिकल वर्क के लिए बोला जाता है।
और इसके साथ ही साथ जो है उनको बिसफास्फेट्स की टैबलेट दी जाती हैं। बिसफास्फेट जो है उसमें कई सारे जो उनका ग्रुप है उसमें कई सारे चीज़ें आती हैं, जैसे रिजे डोनेट करके उनका एक ग्रुप है, या एल डी ड्रोनेट साल्ट आता है, या इबान ड्रोनेट साल्ट आता है। तो ये जो साल्ट हैं ये 70 mg की टैबलेट दी जाती है। सुबह खाली पेट इसको खाया जाता है, खाना खाने से 1 घंटे पहले। तो इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर अमूमन करता है अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है। अब इसमें जो फेमस ब्रांड्स आते हैं उसमें 1-2 ब्रांड मैं बता दे रहा हूँ, जैसे फोजावांस करके आता है, सनोफी कंपनी का एक ब्रांड है। उसके अलावा ऑस्टियोफॉस 70 के नाम से भी ब्रांड्स आता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं एल डी ड्रोनेट टैबलेट्स के, जो मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएंगे। तो अगर हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, तो इन टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है डॉक्टर करता ही करता है। साथ में कैल्शियम विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स भी देता है। इसके अलावा डॉक्टर मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल का भी टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकता है कि और भी जो अगर किसी भी मिनरल्स की कमी है या न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट से सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत